क्या दोस्तों आपको भी क्लॉज समझने में प्रॉब्लम आ रही है? क्लॉज के जो काइंड्स होते हैं जैसे नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, ये किसी भी सेंटेंस में कैसे पहचाने कि हमारा कब नाउन क्लॉज बन गया, कब एडजेक्टिव क्लॉज बन गया, कब एडवर्ब क्लॉज बन गया। यहाँ से रिलेटेड बहुत सारे कंसर्न हैं जो स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ते हैं और वो सभी प्रॉब्लम्स, वो सभी कंसर्न आज इस वीडियो में रिमूव होने वाले हैं, डिलीट होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं अगर इस वीडियो को आप प्रॉपर ध्यान से देखते हैं तो। और ये दिमाग खराब करने वाले जो टॉपिक्स हैं जैसे सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, अब आपका कभी भी दिमाग खराब नहीं करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय गौरव सर। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट निकल कर आता है दोस्तों वो आता है व्हाट इज क्लॉज। ये क्लॉज क्या होता है इसको हम समझते हैं। दोस्तों क्लॉज हमारे दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल क्लॉज, इसका जो दूसरा नाम है वो होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, और जो तीसरा नाम है वो होता है मेन क्लॉज। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये मेन क्लॉज, ये प्रिंसिपल क्लॉज और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये तीनों एक ही हैं। कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये प्रिंसिपल क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज ये कहीं अलग अलग तो नहीं है, ये तीनों एक ही हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरा जो काइंड होता है क्लॉज का वो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज ये भी दोनों एक ही हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज के इसके जो काइंड्स होते हैं वो हमारे नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज होते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज का कोई भी काइंड नहीं होता है। प्रिंसिपल क्लॉज को समझने के बाद पूरी कहानी आ जाती है सबऑर्डिनेट क्लॉज की, और यहां से एग्जामिनर अपने इंपॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन पूछता है कि बताओ किसी भी सेंटेंस में नाउन क्लॉज क्या होगा, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज क्या होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबऑर्डिनेट क्लॉज का, इतना प्रिंसिपल क्लॉज का इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो हम वन बाय वन करके हम कवर करते हैं। क्लॉज हमारे दो टाइप के होते हैं, पहला होता है प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ऑलरेडी मैं अभी आपको बता कर चुका हूं। यहां पर मैंने दो दो की पॉइंट्स दे रखे हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। तो पहला की पॉइंट समझते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब का, किसी भी सब्जेक्ट और वर्ब का वो कॉम्बिनेशन जो अपनी कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट सेंस देता हो वही हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। दूसरा की पॉइंट, अपनी मीनिंग देने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस या क्लॉज की हेल्प नहीं लेता। जब हेल्प नहीं लेता ये अपने आप में डिपेंडेंट हो जाएगा, तो इसलिए इसका जो दूसरा नाम है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाता है। वहीं अगर मैं सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात करूं तो पहला जो की पॉइंट है वो है सब्जेक्ट और वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब का वो कॉम्बिनेशन जो अपनी इनकम्प्लीट मीनिंग देता हो या कंप्लीट सेंस ना देता हो, वही हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाता है। वहीं दूसरा की पॉइंट कि अपनी मीनिंग देने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस या क्लॉज की हेल्प जरूर लेता हो, वही हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। क्योंकि जब हेल्प लेगा, दूसरे के ऊपर डिपेंड होगा, तो वो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज कहलाया जाता है। तो इसलिए इसका जो दूसरा नाम है वो डिपेंडेंट क्लॉज है। आई थिंक ये वाली बात आपको समझ में आ चुकी है। अब हम थोड़ा और अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। तो यहां पर दोस्तों ये एग्जांपल्स है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के, यानी कि जितने भी टेबल्स में आपको कंजक्शन दिखाई दे रहे हैं ये हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इनको नोट डाउन करके जरूर रखना, लर्न कर लेना, क्योंकि यही आपका बेस और यही आपका रूट बनेगा किसी भी सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को फाइंड आउट करने का। ठीक है, ये रूट बनेगा। याद रखना दोस्तों, किसी भी सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं और क्लॉज हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। तो दो क्लॉज में से एक क्लॉज हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। कैसे पहचाने, तो याद रखना किसी भी क्लॉज से पहले अगर ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दिखाई दे जाएं तो वही हमारा जो पूरा पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का। समझ में आया या नहीं? कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, एज सून एज सीता रीच्ड होम शी वॉच्ड अ मूवी। यहां पर सीता क्या है, एक सब्जेक्ट है और उसकी वर्ब रीच्ड हमें मिल गई। सी हमारा सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब हमें वॉच्ड मिल गई। तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हमारा क्लॉज कहलाया जाता है। तो सीता रीच्ड एट होम, इस सब्जेक्ट और वर्ब यानी कि इस क्लॉज से पहले हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आया है। तो ये जो पूरा पार्ट हो जाएगा यही हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो जाएगा। और दूसरा हमारा जो पार्ट होगा वो मेन क्लॉज, जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं, तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं।
अनलेस सी फिनिशेस द वर्क गिवन, तो सी हमारा सब्जेक्ट और उसकी वर्ब फिनिश। वही यहाँ पर सी कैन नॉट गो होम में सी हमारा सब्जेक्ट और उसकी वर्ब कैन नॉट। तो यहाँ पर सी फिनिशेस द वर्क गिवन ये हमारा एक क्लॉज और सी कैन नॉट गो होम ये हमारा एक क्लॉज। तो किस क्लॉज से पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आया है? आप कहोगे सी फिनिशेस द वर्क गिवन, तो ये पूरा पार्ट हमारा कौन सा हो जाएगा? ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। और दूसरा हमारा जो पार्ट हो जाएगा वो हमारा मेन क्लॉज हो जाएगा। क्लियर हुआ? एक और उदाहरण से समझते हैं। आफ्टर वी हैड कंप्लीटेड माई वर्क, तो बी हमारा क्या है? सब्जेक्ट, हैड उसकी वर्ब। दूसरे में हमारा बी प्लेड द मैच में बी हमारा सब्जेक्ट और उसकी वर्ब प्लेड यहाँ पर वर्ब। तो सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम क्लॉज बोलते हैं। तो दो क्लॉज मिल गई हमारा, बी हैड कंप्लीटेड माई वर्क और बी प्लेड द मैच। तो किस क्लॉज से पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आया है? आप कहोगे सर बी हैड कंप्लीटेड माई वर्क, इसके पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आया है। तो यही पूरा पार्ट हमारा हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। और जो दूसरा पार्ट हो जाएगा इसे ही हम मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज का नाम दे देते हैं। तो यहां तक बात क्लियर हुई कि सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं वो कैसे पहचाने। लास्ट एग्जांपल समझते हैं। आई कुड नॉट स्टडी एज द लाइट्स वेंट आउट, तो आई यहां पर हमारा सब्जेक्ट और कुड उसकी वर्ब, द लाइट्स यहां पर हमारा सब्जेक्ट और वेंट आउट उसकी वर्ब। तो किस क्लॉज से पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ रहा है? आप कहोगे द लाइट वेंट आउट, इसके पहले हमारा एज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ रहा है। तो ये हमारा पूरा पार्ट हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज और दूसरा पार्ट हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। आई थिंक बात क्लियर हुई। किसी भी सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। और दोस्तों ये जितने भी सेंटेंसेस आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो क्लॉज हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, तो याद रखना वो पूरा क्लॉज जो होगा वो इनकम्प्लीट मीनिंग देगा। उसे जरूरत होगी किसी दूसरे सेंटेंस या क्लॉज की जिससे कि उसका प्रॉपर पूरा मीनिंग निकल कर आए। तो ये जितने भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए क्लॉज हैं, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अपनी कंप्लीट मीनिंग नहीं देंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसलिए इनको डिपेंडेंट क्लॉज भी बोल देते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोल देते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल जिसे हम मेन क्लॉज बोलते हैं उसको फाइंड आउट करना बहुत आसान है। उसके लिए ये जो टेबल्स है जिसमें ये कंजक्शन दे रखे हैं, इनको आपको लर्न करना पड़ेगा। अगर ये कंजक्शन आप लर्न कर लेते हैं तो किसी भी सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज को बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपके सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ रहे हैं तो याद रखना उनसे जुड़े हुए जितने भी क्लॉज हैं वो सभी प्रिंसिपल क्लॉज होंगे। अब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमारे ये वाले होते हैं, जैसे फॉर हुआ, एंड हुआ, नॉर हुआ, बट हुआ, और हुआ, यट हुआ या सो हुआ। अब इनको याद कैसे करें, सवाल आता है ये। तो यहाँ पर मैंने इनकी ट्रिक्स भी लिख दी है कि फैन बॉयज करके आप इनको याद कर सकते हैं। एफ का मतलब होगा फॉर, ए का मतलब होगा एंड, एन का मतलब होगा नॉर, बी का मतलब होगा बट, ओ का मतलब होगा और, बाई का मतलब होगा यट और एस का मतलब होगा सो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो सेंटेंसेस जिसे हम क्लॉज बोलते हैं, ये एक कंजक्शन से जुड़े हुए हैं। उस कंजक्शन को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोलते हैं। तो याद रखना ये सभी क्लॉज हमारे मेन क्लॉज होंगे जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं। ये सेंटेंस, ये क्लॉज अपनी प्रॉपर पूरी मीनिंग दे रहे हैं, तो कभी भी इनको सबऑर्डिनेट क्लॉज मत कहना, क्योंकि आप देख सकते हैं ये एंड हुआ, नॉर हुआ, बट हुआ, और हुआ, यट हुआ या सो हुआ, ये जितने भी कंजक्शन है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और इनसे जुड़े हुए जितने भी क्लॉज आ रहे हैं ये अपनी अपनी प्रॉपर मीनिंग देते हैं। तो इसलिए ये कभी भी सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होंगे। ये जितने भी क्लॉज हैं आप देख सकते हैं ये अपनी पूरी मीनिंग दे रहे हैं, अपनी अधूरी मीनिंग नहीं दे रहे। तो ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, अगर इनसे जुड़े हुए कोई दो क्लॉज आ रहे हैं तो वो अपनी प्रॉपर पूरी मीनिंग देते हैं, कभी भी उनको सबऑर्डिनेट क्लॉज मत कहना। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्लॉज क्या होता है ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। दो टाइप के होते हैं, पहला होता है प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, ये भी हम पता कर सकते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज का दूसरा नाम इंडिपेंडेंट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज का दूसरा नाम डिपेंडेंट क्लॉज है। ऑलरेडी हमें पता लग चुका है। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनर आपको एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है। एग्जामिनर 4 ऑप्शन दे देगा आपके सामने और पूछेगा कि बताओ इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो सबऑर्डिनेट क्लॉज का है। तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज में क्या अंतर है। अब दोस्तों इसका पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। बस इतना ही
ही पोर्शन हमें कवर करना था पहचानने का कि भैया सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज में क्या डिफरेंस है। अब पूरी कहानी शुरू होती है ये वाली। अगर ये आपको समझ में आ गया पोर्शन तो बहुत आसानी से इस क्लॉज से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसका दूसरा नाम डिपेंडेंट क्लॉज है, इसके 3 काइंड्स होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। इन्हीं क्लॉजेस को हम अब बारी बारी से समझेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का दूसरा नाम डिपेंडेंट क्लॉज है। तो पहले समझेंगे नाउन क्लॉज, फिर समझेंगे एडजेक्टिव क्लॉज और फिर समझेंगे हम एडवर्ब क्लॉज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम समझेंगे कि नाउन क्लॉज क्या होता है। तो नाउन क्लॉज को समझने से पहले आपको नाउन समझना बेहद जरूरी होगा। अगर आपको नाउन नहीं आता तो भूल जाओ किसी भी सेंटेंस में आप नाउन क्लॉज को फाइंड आउट कर पाओ। यहां पर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। 2 एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। पहला एग्जाम्पल है राम इज गोइंग टू मार्केट और दूसरा एग्जाम्पल है प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। अगर मैं इस सेंटेंस में राम की बात करूं कि बताओ भैया राम क्या है, तो बहुत सारे बच्चे इसको नाउन बताएंगे। और अगर मैं रीजन पूछूं तो वो ये कहेंगे सर हमने बचपन में रटाता पढ़ा था कि नाउन इज अ पर्सन, प्लेस और थिंग होता है, वही हमारा नाउन होता है। तो यहां पर जो राम है ना वो एक पर्सन है, इसलिए यहां पर ये क्या है, नाउन है। वही मैं नीचे वाले अगर सेंटेंस की बात करूं प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ में प्लेइंग क्या है, तो बहुत सारे बच्चे ना इसको वर्ब बता रहे होंगे, लेकिन यहां पर ये क्या बन रहा है, नाउन बन रहा है। जबकि ये किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम नहीं है, तब भी ये प्लेइंग क्या बन रहा है, नाउन बन रहा है। और जो आपके द्वारा दी गई डेफिनेशन थी कि नाउन इज अ पर्सन, प्लेस और थिंग, वो तो यहां पर अप्लाई नहीं हो पाती है। तो अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नाउन ढूंढोगे तो गलत कराओगे। तो चलिए आप समझते हैं कॉन्सेप्ट। दोस्तों किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब दे रखी होती है और वर्ब से पहले आपको अगर सब्जेक्ट दिख जाए और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिख जाए, इन दोनों का पूरी इंग्लिश में जो काम होता है, पूरी इंग्लिश ग्रामर में, वो केवल नाउन या प्रोनाउन बनने का होता है। अब ये प्रोनाउन कहां से आ गया, तो दोस्तों प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन की जगह आते हैं। जैसे सपोज दैट आपका नाम राहुल सिंह है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर मैं आपसे बोलूं तुम क्या कर रहे हो, आपका नाम तो राहुल है लेकिन मैं आपको तुम से संबोधित कर रहा हूं, यू से संबोधित कर रहा हूं, तो उस कंडीशन में ये जो यू है ना वो राहुल की जगह आया है, तो यहां पर ये प्रोनाउन बन जाएगा। तो जो नाउन की जगह आने वाले वर्ड्स हैं वो हमारे प्रोनाउन हो जाते हैं। तो प्रोनाउन और नाउन को मैं केवल नाउन से इंडिकेट करूंगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं नाउन बोल रहा हूं तो मतलब प्रोनाउन भी उसके साथ है। तो यहां पर ये प्लेइंग क्या बन रहा है, नाउन बन रहा है। कैसे बना अब हम समझते हैं। इज हमारी वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, जैसे ही राम सब्जेक्ट बना तो ये क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। नीचे वाले सेंटेंस में प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ में इज हमारी वर्ब है और वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। जैसे ही प्लेइंग यहां पर सब्जेक्ट बना तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। ये ऑलरेडी अब आपको पता चल चुका है किसी भी सेंटेंस में नाउन को फाइंड आउट करना। अब हम समझेंगे कि नाउन क्लॉज क्या होता है। तो दोस्तों यहां पर कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं, जैसे व्हाट हुआ, हुआ, whom, दैट, व्हाटएवर, हूएवर, whomever। याद रखना किसी भी सेंटेंस में, अब मेरे शब्दों पर गौर करना, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पर कंसंट्रेशन बहुत अच्छी तरीके से बैठा लेना, क्योंकि अगर मेरे शब्दों को आप नहीं समझे तो भूल जाओ कि नाउन क्लॉज को समझ पाओ। तो यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी कीवर्ड्स आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये कीवर्ड्स अगर किसी भी सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन के साथ सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर आ रहे हैं और सब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है, तो याद रखना उसे हम नाउन क्लॉज बोलेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहां पर मैंने लिखा वॉट एवर यू लर्न विल हेल्प यू इन फ्यूचर, तो यू हमारा सब्जेक्ट, लर्न हमारी वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन बन गया और सब्जेक्ट वर्ब के कॉम्बिनेशन के पहले हमारा वॉट एवर आ गया जो हमारा कीवर्ड था। और यहां पर विल हेल्प यू इन फ्यूचर, विल यहां पर क्या हमारी वर्ब है और वर्ब से पहले ये पूरा पोर्शन क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट हमारा क्या बनता है सर, नाउन बनता है। और सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को, यानी कि यू और लर्न, ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हम क्लॉज बोलेंगे। तो ये पूरा पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज का हो जाएगा। आई थिंक ये बात क्लियर हुई होगी। चलिए एक और एग्जांपल से देखते हैं। जैसे व्हाट यू सेड, यू हमारा सब्जेक्ट और सेड उसकी वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब के कॉम्बिनेशन से पहले क्या आ रहा है, व्हाट आ रहा है। और मेड मी लाफ, मेड हमारी क्या है, वर्ब है और वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या बनता है सर, नाउन बनता है। और सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं सर, क्लॉज बोलते हैं। तो इसीलिए ये हमारा हो जाएगा नाउन क्लॉज। आई थिंक ये बात क्लियर हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ही नोज दैट ही विल पास द एग्जाम, ही हमारा सब्जेक्ट, विल उसकी वर्ब और ये पूरा क्या बन गया, एक तरीके से क्लॉज बन गया। उसके पहले जस्ट
नेक्स्ट कीवर्ड हमारा दैट आया है, और ही नोज, ही हमारा सब्जेक्ट और नोज उसकी वर्ब, और वर्ब के बाद क्या आता है, पूरा हमारा क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे ही ऑब्जेक्ट बना ये नाउन बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट जो आ रहा है वो सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन के साथ आ रहा है जिसे हम क्लॉज बोलते हैं, तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा नाउन क्लॉज। क्योंकि पूरी इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का एक ही काम होता है, नाउन या प्रोनाउन बनने का। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, लास्ट एग्जांपल से समझते हैं। नाउ आई रियलाइज व्हाट ही वुड हैव थॉट, तो ही हमारा सब्जेक्ट, वुड हैव उसकी वर्ब, यहां पर सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो ये हो जाएगा क्लॉज। नाउ आई रियलाइज, ये हमारा सब्जेक्ट और रियलाइज उसकी वर्ब, और वर्ब के बाद क्या आता है सर, ऑब्जेक्ट आता है। और पूरी इंग्लिश ग्रामर में ऑब्जेक्ट का क्या काम होता है सर, नाउन का काम होता है, तो इसलिए ये हो जाएगा हमारा नाउन क्लॉज। तो अब आई थिंक किसी भी सेंटेंस में नाउन क्लॉज को पहचानना काफी इजी हो गया होगा आपके लिए। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज को हम रिलेटिव क्लॉज के भी नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन भी बोल सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब ये एडजेक्टिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज होते क्या हैं ये हमें सीखना है। तो एडजेक्टिव क्लॉज को समझने से पहले हमें एडजेक्टिव को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो याद रखना दोस्तों, ये एडजेक्टिव किसी भी सेंटेंस में केवल और केवल नाउन के लिए आता है। यानी कि पूरी इंग्लिश ग्रामर में जो एडजेक्टिव नाम का ये जो शब्द है, ये जो वर्ड है, इसका केवल एक ही रोल होता है, वो होता है नाउन या प्रोनाउन के लिए आना। ये किसी के लिए नहीं आएगा, ना वर्ब के लिए, ना प्रेपोजिशन के लिए, ना कंजक्शन के लिए। केवल इसका काम किसका होगा, वो नाउन के साथ का होगा, नाउन के लिए आने का होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहां पर मैंने कुछ कीवर्ड्स लिख रखे हैं, इनको आपको याद कर लेना है। वो कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, हु हुआ, हुम, दैट, हुज, विच, व्हेन और व्हाई। ये जितने भी कीवर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन से मेरा मतलब ये है, प्रोनाउन और नाउन यानी कि सब्जेक्ट की जगह आते हैं। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं कभी कभी आपको सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट भी देखने के लिए मिलेंगे, और कभी कभी ये आपको सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन से पहले देखने के लिए मिलेंगे। वो सब चीजें हम एग्जाम्पल से समझेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि एडजेक्टिव जो आता है वो नाउन के लिए आता है। एग्जाम्पल से समझते हैं तो और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। जैसे यहां पर मैंने लिखा है आई हैव अ ब्लैक पेन। इस सेंटेंस में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे पास एक ब्लैक पेन है। यहां पर इस सेंटेंस में आई हमारा सब्जेक्ट है, हैव उसकी वर्ब है, आ हमारा आर्टिकल है, और आर्टिकल का भी पूरी इंग्लिश ग्रामर में केवल काम होता है नाउन के साथ आने का, नाउन के लिए आने का, जिसे हम डिटरमिनर्स में भी काउंट करते हैं। अब ये डिटरमिनर्स क्या होते हैं वो हमें अलग वीडियो में समझेंगे। फिलहाल आप अपना जो फोकस है वो यहां पर रखिए कि जो आर्टिकल होगा ना वो केवल नाउन के लिए आएगा। और तो आप देख सकते हैं पेन यहां पर हमारा नाउन है, और नाउन के लिए जो वर्ड्स आते हैं वो क्या बन जाते हैं सर, अभी आपने बताया था नाउन के लिए जो वर्ड्स आते हैं वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो ब्लैक यहां पर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन यहां पर सिंगल वर्ड आया है इसलिए हम यहां पर एडजेक्टिव बोल रहे हैं। अगर इसी सेंटेंस को मैं कुछ इस तरीके से पेश करता हूं कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, विच इज ब्लैक, जो क्या है वो काला है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इज हमारी वर्ब है, और वर्ब से पहले क्या आता है सर, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट हमारा क्या बनता है सर, नाउन या प्रोनाउन बनता है। तो विच किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का तो नाम नहीं है, तो यहां पर ये नाउन की जगह आया है, तो इसलिए इसको नाम दे देते हैं प्रोनाउन। क्या नाम दे देते हैं, प्रोनाउन नाम दे देते हैं। ये इस पेन को अपने आप से रिलेट कर रहा है, तो इसलिए इनका नाम, ये आप जो कीवर्ड्स देख रहे हैं इनका नाम रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है। ये बात क्लियर हुई। मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूं, बहुत ज्यादा खिचड़ी सी पक गई है। दोस्तों अगर कोई भी कंसर्न या प्रॉब्लम है आपको इस टॉपिक को समझने में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। या ग्रामर का कोई सा भी टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा है नीचे मुझे कमेंट्स कीजिए, उससे रिलेटेड एक पर्टिकुलर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपकी हेल्प होगी और आपसे जुड़े हुए जितने भी आपके फ्रेंडशिप सर्कल में जो भी दोस्त हैं उनकी हेल्प होगी। कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी टॉपिक अगर आपको ग्रामर में समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे नीचे कमेंट्स कीजिए, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू। तो यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, विच हमारा क्या है, सब्जेक्ट। कैसे सब्जेक्ट बना सर, जिससे पहले आया, वर्ब से पहले आया, और
जो वर्ब से पहले आते हैं वो सब्जेक्ट बनते हैं, वर्ब के बाद आते हैं ऑब्जेक्ट बनते हैं। पूरी इंग्लिश ग्रामर में इनका काम नाउन और प्रोनाउन बनने का है। तो यहां पर ये जैसे ही विच हमारा सब्जेक्ट बना क्या बन जाएगा सर, नाउन तो लग नहीं रहा है तो ये प्रोनाउन हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, इस पेन को रिलेट करने का काम कर रहा है, तो इसलिए इनको हम रिलेटिव प्रोनाउन बोल देते हैं। आई थिंक टॉपिक क्लियर हुआ। अब यहां पर ये विच क्या बन रहा है, सब्जेक्ट, और इज हमारी क्या है, वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं सर, क्लॉज बोलते हैं। और यहां पर ये जो क्लॉज है ये किसके लिए आ रहा है सर, नाउन के लिए आ रहा है। तो नाउन के लिए आने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है तो क्लॉज कहा जाएगा। अब ये क्लॉज किसके लिए आ रहा है सर, इस पेन के लिए आ रहा है, तो इसलिए हम इसको एडजेक्टिव क्लॉज बोल देते हैं। कुछ बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है एडजेक्टिव क्लॉज, आई थिंक आपके दिमाग में थोड़ा बहुत तो घुसा होगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। दूसरा ये थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूं जिससे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। दोस्तों अगर कोई भी प्रॉब्लम या कंसर्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए समझते हैं अगला एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल, आई बॉट अ एक्सपेंसिव कार। यहां पर मैंने इस सेंटेंस में लिखा है कि मैंने एक एक्सपेंसिव कार खरीदी। आई हमारा सब्जेक्ट, बॉट उसकी वर्ब, ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फिर आर्टिकल आ गया, आर्टिकल नाउन के लिए आता है, कार यहां पर नाउन है, और नाउन के लिए जैसे ही कोई वर्ड आया वो हमारा एडजेक्टिव बन जाएगा। तो एक्सपेंसिव यहां पर क्या हो जाएगा सर, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब इसी सेंटेंस को कुछ इस तरीके से मैं लिख देता हूं, आई बॉट अ कार, मैंने एक कार खरीदी जो कि एक्सपेंसिव है, जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो इज यहां पर वर्ब, और वर्ब से पहले क्या आता है सर, सब्जेक्ट। जैसे ही सब्जेक्ट बना ये क्या बन जाएगा, नाउन। अब विच किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का तो नाम नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोनाउन बन जाएगा। अब ये जो पूरा सेंटेंस है सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम क्लॉज बोलते हैं। तो यहां पर ये जो क्लॉज है किसके बारे में बता रहा है सर, इस कार के बारे में बता रहा है जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। कार क्या है, एक नाउन है, और नाउन के लिए आने वाले वर्ड्स क्या बन जाते हैं सर, एडजेक्टिव बन जाते हैं। इसलिए ये हो जाएगा विच इज एक्सपेंसिव, जो यहां पर ये क्लॉज है ये एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। आई थिंक ये वाला भी एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। द कंप्यूटर दैट आई बॉट लास्ट वीक इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। देखो ये वाले जो वर्ड्स आए हैं ना, ये वाले ये हमारे एडिशनली आए हैं, यानी कि अगर हम सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट हमारा ये इसकी वर्ब है, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब देख सकते हैं बीच में कुछ एडिशनल वर्ड सेंटेंस में घुसेड़ दिए हैं, दैट आई बॉट लास्ट वीक। तो यहां पर आप देख सकते हैं आई हमारा सब्जेक्ट और बॉट उसकी वर्ब, और उसके जस्ट पहले यहां पर दैट आया हुआ है जो हमारे कीवर्ड्स थे एडजेक्टिव से रिलेटेड। तो सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को, आई यहां पर सब्जेक्ट, बॉथ इसकी वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं सर, क्लॉज बोलते हैं। और जैसे ही दैट लगा यहां पर ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। कैसे पहचाना, क्योंकि यहां पर ये जो कंप्यूटर, या कंप्यूटर क्या है, नाउन, और देखो आर्टिकल भी नाउन के लिए आता है, तो इसलिए कंप्यूटर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो ये जो नाउन के लिए आने वाला क्लॉज है यही कहलाया जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। आई थिंक पहला ये क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल समझते हैं, थोड़ा ये मैं इसको रेज कर देता हूं जिससे कि आपको प्रॉपर दिखाई दे। दैट गर्ल, वो लड़की, हु हैव लॉन्ग हेयर, जिसके लंबे बाल हैं, इज माई सिस्टर, वो मेरी क्या है, बहन है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जितने भी वर्ड्स आए हैं बीच में घुसकर ये इनके बीच में आए, यानी कि दैट गर्ल इज माई सिस्टर, ये एक सेंटेंस है, दैट गर्ल इज माई सिस्टर। दैट गर्ल हमारा सब्जेक्ट और ये इसकी वर्ब है, ये जो सब्जेक्ट है ना वो इसकी वर्ब है। अब यहां पर हु हमारा सब्जेक्ट बन रहा है और हैव उसकी वर्ब बन रही है। सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं सर, क्लॉज बोलते हैं। ये जो क्लॉज है किसके लिए आया है, ये गर्ल के लिए आया है, नाउन के लिए आया है। तो नाउन के लिए आने वाले वर्ड्स क्या हो जाते हैं, एडजेक्टिव हो जाते हैं, इसलिए ये जो क्लॉज हो जाएगा वो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, लेकिन सब्जेक्ट हमारा ये बन रहा है, ये क्या है, ये इस नाउन के बारे में एडिशनल डिटेल्स दे रहे हैं, इसलिए एडजेक्टिव हो जाएंगे। यहां पर एक और एग्जांपल से समझते हैं। आई मेट द बॉय, आई हमारा सब्जेक्ट, मेट उसकी वर्ब, द बॉय हमारा क्या, वर्ब के बाद आ रहा है तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बनता है सर, नाउन हो गया। तो यहां पर जो बॉय है वो नाउन है, आर्टिकल भी नाउन के लिए आते हैं, तो बॉय यहां पर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। हु हैड हेल्प्ड मी, तो हु यहां पर क्या है, सब्जेक्ट, और हैड उसकी क्या है, वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं सर, क्लॉज बोलते हैं। ये जो क्लॉज है ये किसके लिए आ रहा है, इस बॉय के लिए आ रहा है, इस नाउन के लिए आ रहा है, और नाउन के लिए आने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। तो सब्जेक्ट और
वर्ब का कॉम्बिनेशन क्लॉज बन रहा है और क्लॉज जो है नाउन के लिए आ रहा है, तो इसलिए ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। आई थिंक एडजेक्टिव क्लॉज का ये वाला भी एग्जांपल समझ में आ गया। अगला एग्जांपल लास्ट वाला देखते हैं। माय फ्रेंड लव्ड द बैग, मेरा जो दोस्त है उस बैग को बहुत ज्यादा चाहता है, दैट आई हैड बॉट फ्रॉम आगरा, जो मैंने आगरा से खरीदा था। तो यहां पर आप देख सकते हैं फ्रेंड हमारा नाउन है और नाउन के लिए आने वाला वर्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो माई यहां पर एडजेक्टिव वर्ब से पहले आ रहा है, तो ये नाउन बन रहा है हमारा फ्रेंड, और वर्ब के बाद आप देख सकते हैं ये बैग हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और आर्टिकल भी नाउन के लिए आते हैं, तो वैसे भी ये क्या हो जाएगा, हमारा नाउन हो जाएगा। दैट आई हैड बॉट फ्रॉम आगरा, दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, आई हमारा सब्जेक्ट है, हैड उसकी वर्ब है। तो कभी कभी ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है सब्जेक्ट वर्ब के साथ आते हैं, ये सब्जेक्ट और वर्ब के साथ आने वाला हमारा क्या बन जाएगा सर, क्लॉज बन जाएगा। और ये जो क्लॉज है, ये पूरा जो क्लॉज है ये किसके लिए आया है, इस बैग के लिए आया है, यानी कि बैग के बारे में एडिशनल डिटेल्स दे रहा है। नाउन के बारे में, बैग क्या है हमारा नाउन है, तो नाउन के लिए जो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन आता है जो नाउन के बारे में बताता है वो एडजेक्टिव बन जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। आई थिंक इन सभी एग्जाम्पल से आपको समझ में आ चुका है कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। अब बढ़ते हैं आगे, अब हम समझेंगे कि एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। तो एडवर्ब क्लॉज को समझने से पहले थोड़ा एडवर्ब पर हम निगाह मार लेते हैं। एडवर्ब किसी सेंटेंस में कैसे पहचाने, तो दोस्तों याद रखना किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होती है, तो वर्ब से हमें क्वेश्चन पुट अप करना है, हाउ का, वेयर का, व्हेन का, व्हाई का, हाउ ऑफन, हाउ मच, हाउ मेनी। अगर इनसे जो भी आंसर निकल कर आ रहा है वो हमारा एडवर्ब होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एडवर्ब का टॉपिक अगर आपको क्लियर नहीं है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, उससे रिलेटेड एक पर्टिकुलर वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आपको एडवर्ब में समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। या दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं, जो एडवर्ब होते हैं ना बेटा, वो याद रखना नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर। नाउन और प्रोनाउन के लिए कौन आ रहे थे सर, एडजेक्टिव आ रहे थे, इन्हीं का काम नाउन और प्रोनाउन के लिए आने का है। एडवर्ब का काम उल्टा है, यानी कि नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सभी के साथ आते हैं। बाकी सभी में कौन कौन से आएंगे, वर्ब आएगा, एडवर्ब आएगा, एडजेक्टिव आएगा, प्रेपोजिशन आएगा, कंजक्शन आएगा, सभी के साथ हमारे एडवर्ब, यानी कि इन सभी के लिए एडवर्ब आते हैं। लेकिन नाउन और प्रोनाउन के लिए कभी भी एडवर्ब नहीं आते हैं, ये ग्रामर का रूल है। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। हाउ का आंसर एडवर्ब, ये थोड़ा मैं इरेज कर देता हूं जिससे कि आपको प्रॉपर दिखाई दे। हाउ का आंसर दोस्तों एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, वेयर का आंसर एडवर्ब ऑफ प्लेस, व्हेन का आंसर एडवर्ब ऑफ टाइम, व्हाई का आंसर एडवर्ब ऑफ रीजन, हाउ ऑफन का आंसर एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, हाउ मच और हाउ मेनी इनका जो आंसर निकल कर आएगा वो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, डिग्री या मात्रा भी बोल सकते हैं। ये बेसिक चीजें हैं, आपको एडवर्ब के बारे में पता होगा। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ही वर्क्स हार्ड, इस सेंटेंस में ये जो हार्ड है ये क्या है, यहां पर ये एडवर्ब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ब के लिए आया है। सेंटेंस की वर्ब के बारे में जानकारी देने वाले वर्ड हमारे एडवर्ब हो जाते हैं। तो यहां पर अगर हम वर्ब से क्वेश्चन पुट अप करते हैं हाउ का, तो यहां पर आंसर निकल कर आएगा हार्ड, यानी कि वह कैसा काम करता है, वो बहुत मेहनत भरा काम करता है, मेहनती काम करता है, उस कंडीशन में हार्ड यहां पर एडवर्ब हो जाएगा। तो ये जो सेंटेंस है इसमें जो वर्ब के लिए आने वाला वर्ड है वो एडवर्ब है। अभी एडवर्ब किसके लिए आया, वर्ब के लिए। अगले वाले सेंटेंस में ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड, ही हमारा क्या है यहां पर सब्जेक्ट और इज इसकी वर्ब। आर्टिकल आया है, आर्टिकल किसके लिए आते हैं सर, नाउन के लिए आते हैं। नाउन के लिए आने वाले वर्ड क्या बन जाएंगे, एडजेक्टिव बन जाएंगे। तो गुड यहां पर एडजेक्टिव, बॉय यहां पर नाउन, और एडजेक्टिव के लिए जो वर्ड आते हैं वो एडवर्ब बन जाते हैं। अभी ऑलरेडी मैं बता कर चुका था कि एडजेक्टिव केवल नाउन के लिए आएंगे, लेकिन जो एडवर्ब है वो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सभी के लिए आएंगे। तो यहां पर जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव के लिए आया है, ऊपर वाले में वर्ब के लिए आया है, और नीचे वाले में लास्ट वाले समझते हैं। राम रन्स वेरी फास्ट, तो यहां पर राम क्या है, सब्जेक्ट है, रन्स ये क्या है, वर्ब है, और ये जो फास्ट आया है ये क्या है, एडवर्ब है। और एडवर्ब के लिए आने वाले वर्ड भी एडवर्ब बन जाते हैं। तो लास्ट वाले सेंटेंस में ये जो एडवर्ब है ये एडवर्ब के लिए आया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहां पर हम थोड़ा सा ओवरव्यू एडवर्ब का ले रहे थे, और एडवर्ब जो है वर्ब के लिए, एडजेक्टिव के लिए, खुद अपने एडवर्ब के लिए आता है। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होंगी। अब हम समझते हैं कि एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। तो यहां पर दोस्तों मैंने कुछ कंजक्शन लिखे हुए हैं, इनको आप बहुत
अच्छी तरीके से याद कर लेना। द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज्ड फॉर एडवर्ब क्लॉजेस आर एज फॉलोज। तो टाइम के लिए कौन कौन से कंजक्शन आते हैं जो टाइम बताता है किसी सेंटेंस में? व्हेन, व्हेनेवर, सिंस, बिफोर, वंस, एंड, व्हाइल, स्टिल, आफ्टर, व्हाइल, बाय द टाइम, एज सून एज लॉन्ग एज, अंटिल। ये सेंटेंस में टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम के बारे में जानकारी देंगे। कॉज यानी कि कारण के बारे में बिकॉज, सिंस, नाउ दैट, एज लॉन्ग एज, सो या सो दैट, यह हमारा कारण बताएंगे किसी भी सेंटेंस में। कॉन्ट्रास्ट यानी कि जो विपरीत अर्थ बताने वाले होते हैं, जैसे ऑल्दो, इवन, वेयर एज, व्हाइल, दो, हाउएवर, एज, ये हमारे क्या करेंगे? कॉन्ट्रास्ट बताएंगे कि अगर सेंटेंस एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, अगर एक पहला नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा। वहीं जो शर्त यानी कि कंडीशन बताते हो, तो शर्त बताने वाले कौन कौन से कंजक्शन है? इफ, अनलेस, ओनली, इफ, वेदर और नॉट, इवन इफ, प्रोवाइडिंग या फिर प्रोवाइडेड दैट, इन केस। ये हमारे जितने भी कंजक्शन है ये सेंटेंस में शर्त या फिर कंडीशन बताते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। डोंट गो बिफोर ही कम्स। अब इस सेंटेंस में सबसे पहले हमारा काम होगा प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को फाइंड आउट करने का। सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे फाइंड आउट करते हैं? सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन के पहले। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या कहलाया जाता है? क्लॉज कहलाया जाता है। तो क्लॉज के पहले यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन से पहले अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आया है तो याद रखना वो पूरा क्लॉज हमारा क्या हो जाएगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। अब यहां पर हम देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है। तो ही यहां पर सब्जेक्ट और कम्स उसकी वर्ब, तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल गया। उसके जस्ट पहले बिफोर हमारा कंजक्शन आया है। तो ये जो पूरा पोर्शन है यही हमारा क्या हो जाएगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा और इधर वाला हमारा मेन क्लॉज हो जाएगा। अब इस सेंटेंस में हमारा व्हेन से आंसर निकल रहा है। क्या निकल रहा है? कि मत जाओ, बिफोर ही कम्स, उसके आने से पहले मत जाओ। तो डोंट गो यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब से हमने व्हेन का क्वेश्चन पुटअप किया कि कब मत जाओ, तो आंसर निकल कर आया बिफोर ही कम्स, उसके आने से पहले मत जाओ। तो यही हमारा एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। क्या पहला एग्जाम्पल समझ में आया? अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ही टेक्स मेडिसिन बिकॉज ही इज इल। वह दवाइयां लेता है क्योंकि वह बीमार है। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज को फाइंड आउट करना है। तो ही हमारा सब्जेक्ट और इज उसकी क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन से पहले बिकॉज आया है जो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो ये पूरा पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। अब इसके जो प्रिंसिपल क्लॉज टेक्स यानी कि जो वर्ब है, उस वर्ब से हमने वाई का क्वेश्चन पुटअप किया कि क्यों लेता है दवाइयां, तो आंसर निकल कर आया बिकॉज वह बीमार है, क्योंकि वह बीमार है। तो यही हमारा एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। क्या ये दूसरा एग्जाम्पल क्लियर हुआ? अगला एग्जाम्पल समझते हैं। ऑल्दो ही ट्राइड अ लॉट ही कुड नॉट क्लिम्ब अप द ट्री। तो यहां पर इस सेंटेंस में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो ऑल्दो ही ट्राइड अ लॉट है और मेन क्लॉज हमारा ये वाला हो जाएगा। कॉन्ट्रास्ट ये दिखा रहा है। तो ये जो क्लॉज है ये हमारा एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। वही हमारा अनलेस यू स्टडी फॉर द टेस्ट यू कांट पास इट। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस क्लॉज के पहले हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ रहा है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। यहां पर कंडीशन और शर्त बताई जा रही है, तो ये पूरा हमारा पोर्शन क्या हो जाएगा? एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। ये वाली बात क्लियर हुई। अगला एग्जांपल देखते हैं। आई विल गो टू द स्कूल अनलेस इट रेन्स। तो अनलेस इट रेन्स क्या हो जाएगा? हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, क्योंकि अनलेस हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अब इसमें कंडीशन और शर्त बताई जा रही है, तो उस कंडीशन में ये हमारा एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। आई थिंक ये वाला भी एग्जांपल आपको क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल समझते हैं। यू आर सेफ एज लॉन्ग एज, हमारा यहां पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ गया। यू ड्राइव केयरफुली, इसके जस्ट पहले हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ गया। तो ये पूरा पोर्शन हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। ये टाइम के बारे में बता रहा है, तो उस कंडीशन में ये हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। आई थिंक ये वाला भी एग्जांपल क्लियर हुआ। अगर तब भी कोई कंसर्न या प्रॉब्लम है तो नीचे मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत ही कम समय में दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट मैंने हर एक चीज को डिफाइन किया है आपकी ही भाषा में। अगर तब भी समझ में नहीं आ रही है मेरे द्वारा बताई गई चीजें, तो नीचे मुझे कमेंट जरूर करना। पक्का मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा क्लॉजेस से रिलेटेड, उसमें और इजी लैंग्वेज में बताऊंगा, लेकिन अपना हर एक प्रॉब्लम दूर कर लेना। लास्ट एग्जांपल समझते हैं। यू कैन अचीव एनीथिंग प्रोवाइडेड दैट, हमारा यहां पर कंजक्शन आ गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यू स्ट्रगल फॉर इट, तो यहां पर ये जो क्लॉज है उसके पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ गया। तो ये हमारा पूरा पोर्शन क्या बन गया? सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गया। और सबऑर्डिनेट क्लॉज में ये कंडीशन और शर्त बताई जा रही है, तो उस कंडीशन में ये हमारा एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। तो आई थिंक इस तरीके से हमने हर एक पॉइंट को बारीकी के साथ समझा, जाना, पहचाना
अब यहाँ पर हमारा क्लॉजेस से रिलेटेड और उनसे काइंड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी, कंसर्न थे, वो सब रिजॉल्व हो चुके हैं। अगर तब भी कोई समस्या प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों एक फ्रेजेस से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई थी, काइंड्स ऑफ फ्रेजेस से रिलेटेड। अगर आपको उसमें प्रॉब्लम है तो ये जो आई बटन आपको दिख रहा है, यहां से काइंड्स ऑफ फ्रेजेस वाली वीडियो पर जा सकते हैं। बहुत बारीकी के साथ आपकी ही भाषा में सरल और आसान शब्दों में मैंने समझाया है कि काइंड्स ऑफ फ्रेजेस क्या होते हैं, किस तरीके से किसी भी सेंटेंस में हम फ्रेजेस को पहचाने, उनसे रिलेटेड काइंड्स को जाने। और एग्जामिनर बहुत सारे क्वेश्चन वहां से पूछता है, यहां से क्लॉजेस से रिलेटेड पूछता है। अगली वीडियो में ग्रामर के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी, दोस्तों को शेयर कीजिए, उनको हेल्प कीजिए। और पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे से जुड़ सकते हैं। और अगर ग्रामर की वीडियोज के ट्यूटोरियल आप पाना चाहते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से, तो बेल आइकन को ऑल पर करके सेलेक्ट कर दीजिए। जिससे क्या होगा, मेरे द्वारा बनाई गई हर एक ग्रामर के कॉन्सेप्ट की वीडियो का लिंक आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहेगा। और इसी तरीके से हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, नए नए कॉन्सेप्ट सीखते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर दोबारा मिलते हैं। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।